गजनी में अपनी ताकत कायम करने के बाद मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान की ओर ध्यान दिया। सन 1175 ईस्वी में उसने उच्च और मुल्तान को जीत लिया, फिर गुजरात पर धावा किया, परंतु नहरवाल के राजा भीमदेव ने उसे पराजित किया। उसने सन 1186 में खुसरो मलिक को हराकर उससे पंजाब छीन लिया और सुबुक्तगीन द्वारा कायम शुदा किए हुए राजवंश का अंत कर दिया। इस प्रकार पंजाब और सिंध पर उसने अपना अधिकार जमा लिया। बावजूद इसके कि मोहम्मद गौरी ने सीमांत प्रदेश को जीत लिया था, तो भी भारतवर्ष का विजेता कहलाना अभी उसके लिए दूर की बात थी। भारत के भीतरी भागों में राजपूतों के राज्य थे। वे जीते जी एक उंगल जमीन भी किसी को न देने वाले थे। वे शूरवीर, साहसी, युद्ध प्रेमी थे और रण क्षेत्र में लड़कर प्राण देने को हमेशा तैयार रहते थे। पंजाब की सरहद से आगे बढ़कर चौहान राजपूतों का विशाल राज्य था। इस समय पृथ्वीराज उनका राजा था। दिल्ली उसकी राजधानी थी और अजमेर उसके राज्य का एक सरहदी सूबा था। पृथ्वीराज अपने समय का एक प्रसिद्ध सेनानायक और योद्धा था। सन 1191 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी ने सरहिंद की ओर कूच किया, तो उसे इस वीर राजा का सामना करना पड़ा। लड़ाई में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ और उसके कई जख्म लगे। उसका एक बहादुर सिपाही उसे जंग के मैदान से बचाकर बाहर ले गया। मोहम्मद गौरी इस अपमान को न भूला और उसका बदला लेने के लिए उसने एक बहुत बड़ी सेना एकत्र की। जब सब तैयारियां हो गईं, तो उसने 1,20,000 सवार लेकर सन 1192 ईस्वी में हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज इस चढ़ाई का समाचार पाकर बड़ा चिंतित हुआ। उसने भारत के अन्य राजपूत राजाओं से सहायता की दरख्वास्त की। लगभग 150 राजा युद्ध के लिए तैयार होकर उसकी मदद के लिए आए। कन्नौज का राठौर राजा जयचंद उससे दुश्मनी रखता था। वो अलग ही रहा। दोनों दलों में फिर एक बार तराइन के मैदान में सन 1193 में मुठभेड़ हुई, परंतु पृथ्वीराज की हार हुई। चौहान सम्राट पृथ्वीराज पकड़ लिया गया और मारा गया। चौहानों की पराजय राजपूतों की शक्ति के खात्मे की वजह साबित हुई। उनका साहस ज्यादा रहा। मोहम्मद गौरी ने थोड़े ही दिनों में अजमेर, हांसी, सरस्वती, दिल्ली और कोल, अलीगढ़ पर अधिकार जमा लिया। मोहम्मद गौरी इस विजय के बाद भारतीय राज्य का शासनभार अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर गजनी को वापस चला गया। मोहम्मद गौरी के कोई लड़का न था जो उसकी मृत्यु के बाद राज सिंहासन पर बैठता, मगर उसे इस बात की जरा भी फिक्र न थी। वो हमेशा कहा करता था, क्या मेरे हजारों तुर्क गुलाम मेरे लड़के नहीं हैं, जो मेरे जीते हुए प्रदेशों पर राज्य करेंगे और मेरी मृत्यु के बाद खुतबे में मेरा नाम चाहिए रखेंगे। फिर उसके प्रतिनिधि यानी वायसरॉय कुतुबुद्दीन ने भारत में सुल्तान होने की घोषणा कर दी और दिल्ली का पहला मुसलमान बादशाह हो गया। वो स्वयं गौरी सुल्तान का गुलाम रह चुका था, इसलिए उसका वंश गुलाम वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक बड़ा योग्य शासक था। वो प्रजा की सुख संपत्ति के लिए प्रयत्न करता था। हिंदुओं के साथ वो दया का बर्ताव करता था और न्याय करने में निष्पक्ष था। अपनी जड़ मजबूत करने के लिए उसने बड़े बड़े अमीरों और सरदारों से वैवाहिक संबंध किए थे। उसने अपनी बहन का विवाह कुबाचा से किया था और अपने ही ये गुलाम इल्तुतमिश को अपनी लड़की ब्याह दी थी। स्वयं अपना विवाह उसने ताजुद्दीन एल्दोस की लड़की के साथ किया था। कुतुबुद्दीन अपनी उदारता और दानशीलता के लिए इतना प्रसिद्ध था कि इसे लोग लाख बख्श अर्थात लाख का दान देने वाला कहते थे। कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ किया था, परंतु उसे पूर्ण करने के पहले ही वो मर गया। अंत में उसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। सन 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन चौहान खेलते समय अपने घोड़े से गिरकर मर गया। उसके बाद उसका बेटा आराम शाह गद्दी में बैठा, मगर 1 वर्ष राज्य करने के बाद इल्तुतमिश ने उसे पराजित कर गद्दी से उतार दिया। इल्तुतमिश उस समय बदायूं का सूबेदार था। इस समय मुसलमानों के भारतीय राज्य का संगठन धीरे धीरे ढीला होने लग गया था। उनके 4 स्वाधीन राज्य बन गए थे। सिंध में कुबाचा, दिल्ली में इल्तुतमिश, बंगाल में खिलजी मलिक अमीर और लाहौर में कभी गजनी और कभी दिल्ली के शासक राज्य करते थे।